ठीक है, सुनिए मेरी बात। लास्ट क्लास में हम लोग इकोलॉजी चैप्टर शुरू किए और हमने ये देखा था कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इकोलॉजी की, सब कुछ आपको पता है। अभी आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक नया टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड शुरू करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है पारिस्थितिकीय कारक। सुनिए, इतने बड़े से हिंदी पर नहीं जाना है, उसको समझने की कोशिश करना है। पारिस्थितिकी क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि हम इसमें अपनी स्थिति, अपने माहौल, अपने आसपास के वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का स्टडी कर रहे हैं। तो हम अगर एक माहौल में रहते हैं तो क्या क्या चीज है जो मेरे लिए एक कारक बनकर सामने आई, जो मेरे लिए एक फैक्टर है जिसके हिसाब से मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है, जिसके हिसाब से हम डिपेंडेंट हैं। माहौल में आप रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजों पर आप आश्रित हैं, तो उन सब चीजों को क्या कहा गया है? फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर। एक इंसान एक माहौल में रह रहा है तो उसको क्या क्या चीजें, कौन कौन से कारक अपना असर उस पर डालते हैं। जैसे रोशनी, लाइट का कितना बड़ा असर है हम पे। सुबह होती है तो हमारा रूटीन अलग है, शाम होते होते हमारा रूटीन वर्क अलग है, ठीक है। उसी तरह से टेम्परेचर यानी कि तापमान, उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट अलग है। एयर, हवा का होना जरूरी, मिट्टी, मिट्टी पौधों के लिए जरूरी। तो हम है माहौल में, जिंदा चीज है जमीन पर, लेकिन वो ऐसे नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो चीज क्या है, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो इकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो गया कि जो हमारे ऊपर जो असर डालते हैं, जिसके ऊपर हम डिपेंड हैं, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इकोलॉजिकल फैक्टर को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक फैक्टर बताया गया है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा फैक्टर बताया गया है आपका बायोटिक फैक्टर। क्या बताया गया? बायोटिक फैक्टर, यानी कि एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, दो तरह के फैक्टर बताए गए। अब सुनिए, दो तरह की चीजें हैं, दो तरह के कारक, दो तरह के ऑफस्प्रिंग, दो तरह का माहौल, सब कुछ यहाँ पर है। तो एबायोटिक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? ये नॉन लिविंग है, इसको ना तुम छू सकते हो, ना ही तुम इसका ग्रोथ रेट दे सकते हो, ना ही तुम कुछ भी कर सकते, ये सिर्फ तुम फील कर सकते हो। जैसे तापमान, हमें महसूस होता है कि आज गर्मी ज्यादा है। जैसे रोशनी, हम देख पाते हैं कि हाँ रोशनी को हम छू नहीं सकते, है ना। तो जो चीज निर्जीव है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, मुझ पर वो असर डाल सकता है, तो उस तरह के फैक्टर को क्या कहते हैं? एबायोटिक फैक्टर। लेकिन जो चीज खुद जिंदा है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे रोशनी, लाइट है तो वो अजैविक है यानी कि एबायोटिक है, वो प्रभाव डालता है। लेकिन पेड़, रोशनी से, लाइट से पेड़ को क्या फायदा भाई? वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यानी कि पेड़ क्या हो गया? बायोटिक, सजीव, क्योंकि उस पर असर पड़ रहा है। तो जो असर डाले वो एबायोटिक, जिस पर असर पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या हो जाएगा? बायोटिक हो जाएगा, है ना। तो इस दो पॉइंट को करेंगे सबसे पहले डिफाइन और लिखेंगे इसकी परिभाषा। पहले बोर्ड पर से उतारिए, कॉलम बनाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखाई है एबायोटिक फैक्टर के बारे में कि इस तरह के फैक्टर नॉन लिविंग होंगे जिनका असर हमारे अडेप्टेशन पर पड़ेगा, जिनका प्रभाव हमारी अनुकूलता पर पड़ेगा। उस तरह के फैक्टर को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बायोटिक फैक्टर में। यहाँ पे लिखाया मैंने कि इस तरह के फैक्टर लिविंग है जो अडेप्टेशंस में रहकर, विभिन्न अनुकूलताओं में रहकर अपनी जैविक प्रक्रिया पूरी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर। ये हुआ हमारा बायोटिक फैक्टर का पॉइंट। तो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में एक पॉइंट आपने देख लिया है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एबायोटिक फैक्टर का अगला पॉइंट। सुनिए, समझ लीजिए, पहले हम आपको दूसरा पॉइंट समझा दे दोनों का, फिर लिखा देंगे एक बार में। देखिए, इसके बारे में कहा गया, एबायोटिक फैक्टर के बारे में कहा गया कि ये फैक्टर जो है ना, ये इन्फ्लुएंसिंग होता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब प्रभावी, जो असर डाल सके, जिसका असर पड़ता है हम पर, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग। लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं, इस साइड की बात करते हैं, तो इस तरह के फैक्टर को कहा गया इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब जिस पर असर पड़ता है, और इन्फ्लुएंसिंग का मतलब जो असर डालता है। रोशनी असर डालती है पेड़ पर, पत्ते पर, तो पत्ता हो
हो जाएगा इफेक्टिव, उस पर असर पड़ रहा है, लेकिन रोशनी हो जाएगी इन्फ्लुएंसिंग, क्योंकि रोशनी असर डाल रही है। तो एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, लेकिन बायोटिक फैक्टर क्या होता है? इफेक्टिव होता है। ठीक है, राइट डाउन। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए अब आगे कहानी क्या बढ़ी। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो शुरू किया गया है एबायोटिक फैक्टर, यानी कि अजैविक कारक कौन कौन से हैं, है ना। तो अजैविक कारक में मेन कारक बताया एनसीईआरटी ने 3, ठीक है। उन्होंने लिया है 3 से 4, जैसे तापमान यानी कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, 4 लिया उन्होंने, लेकिन हमने एक और जोड़ लिया, दैट इज एयर, हवा। हवा का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं ना, एयर में वायरस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। एयर कितना ज्यादा इफेक्ट, हम हवा से अपने आप को कवर कर रहे हैं, क्यों भाई? हवा के जरिए भी वो वायरस हमारे अंदर तक पहुंच रहा है, तो हवा का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी जिंदगी को गुजारने में। तो एयर को भी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो एबायोटिक फैक्टर, अगली टॉपिक अपने कॉपी में लगाइए, टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर। टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर, जिसमें सबसे पहले हम लोग डील करेंगे टेम्परेचर, नंबर 2 लाइट, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 सॉइल एंड नंबर 5 एयर। ये 5 एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अगली हेडिंग आपकी यही है, टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, एयर। देखिए टेम्परेचर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि तापमान से आप क्या समझते हैं, क्या है तापमान, तो तापमान 2 तरह का हो सकता है। या तो इसका रेशियो काफी ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, आपके दिमाग में चलेगा, या तो भाई तापमान कम है। हम यही ना देखते हैं, 2 चीजें देखते हैं, यानी कि तापमान का रिश्ता सोलर रेडिएशन से है। सूरज की रोशनी की तीव्रता यानी कि उसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर उतना हाई होगा, और अगर उसकी रोशनी में इंटेंसिटी कम है तो वो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द बताया गया है टेम्परेचर से रिलेटेड, एक वर्ड बताया गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बताया गया है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है वह अनुकूलित तापमान। अनुकूलित तापमान का मतलब हो गया एक ऐसा तापमान जिस पर कोई भी जिंदा चीज जिंदगी जी सकती है, सरवाइव कर सकती है। तो बहुत सारी स्टडी के बाद ये रिपोर्ट निकाली गई कि कोई भी जिंदा चीज 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में आसानी से जीवित रह सकती है। कोई भी जिंदा चीज, इससे ऊपर भी है, 50 से ऊपर भी सरवाइव कर सकता है वो, लेकिन एक मीडियम फिक्स किया गया है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो 0 से 50 डिग्री है। उस लिविंग में से भी हमने कैटेगरी छाटा इंसान का। फिर उन्होंने कहा कि यही ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात अगर हम इंसान के लिए करते हैं, तो इंसान के लिए ये लिखने का तरीका ऐसे चुना गया, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस, हाई से हाई, और लो से लो हम 20 डिग्री सेल्सियस तक मेरे लिए एवरेज है। ऐसा नहीं है, हम लोग का तापमान 16 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, 12 डिग्री भी हो जाता है, लेकिन हम वहां पे सरवाइव करते हैं, हम जी सकते हैं। लेकिन जो मेरा सही तापमान है, जिस पर हम आसानी से रह सकते हैं, बिना किसी तरह के प्रेशर के, बिना किसी तरह के एक्स्ट्रा ध्यान के हम रिलैक्स रह सकते हैं, तो वो इस रेशियो का है। मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी हमें, और 25 डिग्री पर हमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, मतलब इतना पे हम सरवाइव कर सकते हैं। तो पूरी जमीन पर जितना जिंदा चीज है उसके लिए जो अनुकूलित तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया गया वो 0 से 50 बताया गया है, लेकिन इंसान के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया गया है वो 25 डिग्री सी प्लस माइनस 5 डिग्री सी बताया गया है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तापमान से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले नंबर ए में लग गया तापमान, पहला एरो लगाइए और लिखिए। ठीक है, समझा दे एक बार, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखाई, इट इज अ टाइप ऑफ एबायोटिक फैक्टर थ्रू विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन इट्स लाइफ साइकिल। एक ऐसा अजैविक कारक जिस पर कोई भी जिंदा चीज अपने जीवन की क्रिया को मेंटेन रख ले, उसको चला सके, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन इसका मेन सोर्स क्या होगा? सूरज की रोशनी, सोलर रेडिएशन इसका मेन सोर्स होगा। ठीक है,
अब हम लोग को क्या लिखना होगा, अपनी अगली टॉपिक लगानी है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। हेडिंग बनाइए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलित तापमान या औसत तापमान भी इसकी हिंदी होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये था हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चुना गया है जिस पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से सरवाइव कर ले। इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर से रिलेटेड एक और बात हमें बताई गई है एनसीईआरटी में, वो ये कि अगर हम ह्यूमन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, इंसान के लिए अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, तो इंसान के लिए इसको चुना गया है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 से 5 घट जाए या 5 बढ़ जाए तो ये हमारे लिए ऑप्टिमम माना गया, जिस पर हमारा लिविंग फंक्शन और हमारी जैविक प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है, हम अपना प्रोसेस लाइफ का आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सुनिए, अब जब हम टेम्परेचर की बात कर चुके हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया गया है कि तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के बेसिस पर जीव कितने तरह के, ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हैं, वहां भी आपको लाया जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिज्म से पहले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहें जिससे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है कि प्लांट कितने तरह के होते हैं तापमान के बेसिस पर। यानी कि हमारी जो अगली टॉपिक है वो ये है, लगाइए हेडिंग, types of plants, types of plants based on temperature, based on temperature, types of plants based on temperature। तो प्लांट कितने तरह का है तापमान के बेसिस से। मान लीजिए एक मैंने चक्र बनाया, ये 12 महीना का 12th मंथ का साइकिल होता है, 12th मंथ है, एक साल है ना, एक साल में प्लांट की कैटेगरी हम आपको तापमान पर समझाते हैं। ऐसा पौधा जो पूरे के पूरे 12 महीने हाई टेम्परेचर पर ही रह सकता है, हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर सरवाइव कर सकता है, इसमें हम 4 कैटेगरी बांटते हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला कैटेगरी जिसका नाम रखा गया है मेगाथर्म। क्या नाम रखा गया? मेगाथर्म। मेगा मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर ही रहना चाहेगा, तो उसको हम कहते हैं मेगाथर्म्स। और इसका एग्जांपल ये क्या है भाई, इसकी खूबी क्या है कि ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज हाई टेम्परेचर, ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे रहेगा, तो हमने इसको मेगाथर्म्स कह दिया। और इसका एग्जांपल बताया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या बताया गया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि तापमान इतना ज्यादा है तो रेन फॉरेस्ट इसका नाम क्यों रखा गया? भाई रेन मतलब तो बारिश होती है, तो आपको ये बात अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ेगा, इवापोरेशन होगा। जितना ज्यादा भाप बनकर उड़ेगा उतना ही ठंडा होकर वो बारिश की शक्ल में बरसेगा, यानी कि इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है। इसका मतलब जहां का टेम्परेचर हाई है वहां पर अधिकांश मैक्सिमम टाइम क्या होती है, बारिश होती है। इसीलिए इसका एग्जांपल क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आते हैं हम अपनी दूसरी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी का नाम रखा गया है मेसोथर्म्स। क्या नाम रखा गया भाई? मेसोथर्म्स। 12 महीने में से 10 से 11 महीना, ठीक है, 10 से 11 महीना इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत कम इनको क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर। यानी कि ये मैक्सिमम रहेंगे किस टेम्परेचर में, हाई में, लेकिन मिनिमम बहुत कम मंथ इनको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। ज्यादातर हाई चाहिए। मान लीजिए 12 महीने में से 10 महीना हाई टेम्परेचर, 1 या 2 महीना इनको लो टेम्परेचर। तो ये दूसरी पौधे की कैटेगरी हो गई, इसका नाम मेसोथर्म्स हो गया। और इसका बेहतरीन एग्जांपल पढ़ाया गया है डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि ऐसा जंगल जिसमें पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गिरते हैं। ऐसा भी बहुत सारा जंगल है जहाँ पे पत्ते इतना ज्यादा गिरते हैं कि पूरा वो एक पहाड़ जैसा, एक कवर जैसा पत्ता बना लेता है, अक्सर पत्ता टूटकर गिरता है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट हम उसी को कहते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है हमारी वो है मेसोथर्म्स। मेसोथर्म्स, मेसोथर्म्स सॉरी मेसोथर्म्स नहीं है, ये है हमारा माइक्रोथर्म्स। क्या है? माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स क्या होता है? माइक्रोथर्म्स का मतलब होता है कि इनको
ज्यादा मंथ में कम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टाइम ये क्या रहेंगे, लो टेम्परेचर पे रहेंगे, लेकिन मिनिमम टाइम इनको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, मेगाथर्म्स, मेगा का जस्ट उल्टा। 12 महीना में से 10 महीना इसको क्या चाहिए, कम तापमान, लेकिन 1-2 महीना हाई तापमान पर ये रह सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोथर्म्स कहते हैं। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है हमारा कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, ये सब एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। चौथा नंबर आते हैं हम लोग, इसकी कैटेगरी है हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म जो होगा ये पूरा अपोजिट होगा मेगाथर्म का। ये एक जरा भी हाई टेम्परेचर पे, हाई तापमान पे नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा किस पर, ऑलवेज लो टेम्परेचर। ये हमेशा ऑलवेज लो टेम्परेचर, ये हमेशा लो टेम्परेचर पे रहेगा। और इसका बेहतरीन एग्जांपल चुना गया एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट का मतलब बर्फीला जंगल। इस जंगल में जितना भी पौधा पेड़ होगा सबके ऊपर बर्फ से ढका हुआ पूरा जंगल, सबकी पत्तियों पर बर्फ पड़ी रहती है, पूरा पेड़ बर्फ से ढका हुआ है। हिल स्टेशंस की तरफ ऐसे खूबसूरत प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। तो यानी कि तापमान के बेसिस पर पौधा कितना प्रकार का हो गया, 4 टाइप का हो गया। मेगाथर्म्स जो हमेशा हाई टेम्परेचर पे, मेसोथर्म्स ज्यादातर हाई बहुत कम लो, माइक्रोथर्म्स ज्यादातर लो बहुत कम हाई टेम्परेचर, और चौथा है हेकिस्टो हमेशा से हमेशा लो टेम्परेचर पर। तो मतलब हमने 4 कैटेगरी देखी और चारों का एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ठीक उसी तरह से हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। लगा लीजिए सब कोई हेडिंग, टाइप्स ऑफ अडैप्टेशन। टाइप्स ऑफ अडैप्टेशन। तो देखिए अपनी अगली टॉपिक है कि तापमान के बेसिस पर, टेम्परेचर के हिसाब से हमारी अडैप्टेशन यानी कि हमारी अनुकूलता कितने तरह की है। पौधा तो आपने देख लिया, अब बारी है एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो। तो टाइप्स ऑफ अडैप्टेशन, हमारी अनुकूलता टेम्परेचर के बेसिस पर 2 तरह की बताई गई है बेसिकली। एक है हमारा जिसको हम कहते हैं यूरीथर्मल, और दूसरा है हमारा स्टेनोथर्मल। यानी कि 2 तरह की अनुकूलता हमारी बताई गई है। तापमान के हिसाब से हम लोग 2 तरह के लोग हैं, एक यूरीथर्मल और एक स्टेनोथर्मल। क्या फर्क है भाई दोनों में? तो यूरीथर्मल जो होते हैं ये कैन टॉलरेट वाइड नहीं, कैन टॉलरेट नैरो रेंज of change in temperature, लेकिन जो स्टेनोथर्मल है उनके लिए है cannot tolerate any change in temperature। ठीक है, देखिए तो अपने लैंग्वेज में अब बात की जाए, यूरीथर्मल का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो तापमान में अगर थोड़ा मोड़ा बदलाव हो भी तो भी वो सक्षम है, वो कैपेबल है कि वो उस बदलाव को टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। जैसे हम लोग अचानक ठंड से धीरे धीरे गर्मी में आते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, फिर गर्मी से हम ठंड में भी जाते हैं तो हम सरवाइव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो हमारी अनुकूलता वहां बिगड़ जाती है। हम ठंड में भी रह सकते हैं और हम गर्मी में भी रह सकते हैं, तो हम चेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम यूरीथर्मल है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो थोड़ा भी चेंज को बदलाव नहीं करेगा, उसको जो उसकी अनुकूलता है उस पर ही वो फिक्स है, तो उसको हम कहते हैं स्टेनोथर्मल। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेनोथर्मल को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी है हमारी जिसको हम कहते हैं पोइकिलोथर्म, और दूसरे को हम कहते हैं होमियोथर्म। सेकेंड इज होमियोथर्म। ठीक है, देखिए अब हम देख रहे हैं कि स्टेनोथर्मल जो है इसकी कितनी कैटेगरी बताई गई है। तो स्टेनोथर्मल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है पोइकिलोथर्म और दूसरी कैटेगरी है होमियोथर्म। ठीक है, क्या फर्क है भाई इस दोनों कैटेगरी में? तो देखिए पोइकिलोथर्म का मतलब होता है
वैसे जंतु जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनका खून ठंडा होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड जो जंतु होते हैं उनको हम लोग पोइकिलोथर्म कहते हैं। और जानते हैं जाड़े के दिनों में ये कभी भी बाहर नहीं निकलते, ये छुप जाते हैं, क्योंकि एक तो बाहर का मौसम ठंडा है और दूसरा इनका ब्लड भी ठंडा है, तो इनका ब्लड क्लॉट हो जाता है, जमने लगता है और इनकी मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसलिए पोइकिलोथर्म कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो ठंडे के दिनों में छुप जाते हैं। और ठंडे के दिनों में इनका छुपना क्या कहलाता है? ठंडे के दिनों में इनका छुपना कहलाता है हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एंट और लिजार्ड की बात कर सकते हैं। ये दोनों ठंडे के दिनों में छुप जाया करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और ठंडे के दिन में छुपना क्या कहलाएगा? हाइबरनेशन कहलाएगा। अब बारी है होमियोथर्म की। ये हम लोग हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो बहुत ज्यादा उच्च तापमान में बाहर नहीं निकल सकते। उनका ब्लड पहले से वार्म है और बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है। जैसे कुछ पक्षी वो छुपना पसंद करते हैं, मेढक, फ्रॉग, वो भी छुप जाता है। तो जब वार्म ब्लडेड छुप जाते हैं तो उनके छुपने की प्रक्रिया कहलाती है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ बर्ड्स का। कुछ बर्ड्स हैं जो छुप जाया करते हैं, तो एस्टिवेशन कहते हैं जब वार्म ब्लडेड गर्मी में छुप जाए, और हाइबरनेशन कहते हैं जब कोल्ड ब्लडेड ठंडे में छुप जाए। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा गया है कि हाइबरनेशन तथा एस्टिवेशन से आप क्या समझते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई लॉकडाउन, कोई कोरोना पर ध्यान ना दें, सब कुछ भूलकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। बस दो चीज होनी चाहिए, एक थोड़ा डिस्टेंस पे रहें लोगों से, बेवजह घर से बाहर ना निकले और मास्क जरूर लगाएं। बाकी क्लास में कोई कंप्रोमाइज आप ना करें कि क्लास नहीं जाएंगे या नहीं पढ़ेंगे, या घर पर हैं आप तो ओके सेफ है, घर पर रह के नहीं पढ़ेंगे आप बेफिक्र हो जाएं, तो वैसा मत कीजिएगा। क्योंकि पिछले साल 3 महीना पढ़कर बच्चों को एग्जाम देना पड़ा, लेकिन बोर्ड ने अपना एग्जाम अपने एकदम एग्जैक्ट टाइम पर लिया और डेट पे लिया। 1 महीना के लिए बढ़ाया भी नहीं गया, एक दिन के लिए नहीं बढ़ाया गया। 3 फरवरी जो डेट अनाउंस था उसी दिन एग्जाम लिया गया। इसलिए आपके लिए फिर से एक अपील कि आप लोग अपने घर पे जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए और प्रॉपर ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज लाइट।